अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का इख्तिताम हो गया, ईद आ गई है, लेकिन मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसमें कमी नहीं आ सकी है। एक तरफ हुकूमत की तरफ से तौहीन मज़हब के मुकदमात बनाए जा रहे हैं मुखालिफिन के ऊपर, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तमाम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो चांद रात यानी आज के दिन घरों से बाहर निकलें, सड़कों पर आए और आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। पाकिस्तान की इस वक्त मौशी हालत क्या है, पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में पोजीशन जो है, क्या पाकिस्तान इस सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो सकता है, इसका हल क्या है, जो आलमी साजिश का बयानिया है इसको कहाँ तक लेकर जाया जा सकता है, कितना प्रेशराइज करवा सकते हैं इमरान खान साहब इसके ज़रिए इदारों को भी या इस हुकूमत को कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों। आज इसके पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर मलिक ताहिर साहब, ये भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, पाकिस्तान को यूक्रेन की हिमायत करनी पड़ेगी, रशिया के साथ ताल्लुकात को महदूद करना पड़ेगा, चाइना के साथ ताल्लुकात को महदूद करना पड़ेगा और अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियां जो हैं उनसे पीछे हटना पड़ेगा, ये कह रही हैं डॉक्टर रेबेका, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार है, अमेरिका में एक थिंक टैंक भी चलाती हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब जो अभी तक बैरूनी साजिश या आलमी साजिश, अमेरिका की साजिश को एक शक की निगाह से देखते थे या कहते थे कि ये सिर्फ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब भी यकीन आ जाना चाहिए उन लोगों को या अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, ये एक आयशा बहुत ही हैरानकुन बात है कि किस तरीके से डॉक्टर रेबेका ने ये बातें की हैं और एक इमरान का जो नैरेटिव था, जो हम कोशिश कर रहे थे कि शायद अब थोड़ा कम हो जाए, उसको और तक़वियत दे दी है। और यही एग्जैक्ट वो बातें कर रहे, यही अमेरिका के जो एक था उसमें साइफर में भी यही था कि रशिया से ताल्लुकात महदूद करें, रशिया यूक्रेन की फेवर करें, चाइना से हालात दूर करें और साथ आई थिंक एक बार अमेरिका को जो हम कर रहे हैं, अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करें और सीपैक का कंट्रोल करें। तो ये तो आई थिंक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के मामलात के अंदर। यू कैन नॉट डिक्टेट, पाकिस्तान इज सॉवरेन कंट्री, पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर कंट्री, हम एक सॉवरेन मुल्क हैं और हम इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर आई स्ट्रांगली फील कि हमारे फॉरेन ऑफिस को एक ज़रूर बयान देना चाहिए, रिबटल देना चाहिए कि हमारी अपनी पॉलिसी, हम अपनी पॉलिसी पाकिस्तान के मुल्की मफादात में बनाते हैं, हमारे सबसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, चाहे उसमें अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ये रशिया है, चाइना है, हमारे हमसाया ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक हैं, बट वी डोंट नीड डिक्टेशन। और ये एक बड़े गलत मौके पर ये हमारी मौजूदा हुकूमत के लिए भी नुकसानदेह है और ये तक़वियत देती है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जो वो नैरेटिव लेके चल रहे हैं और वो इस नैरेटिव को अब और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों उन्होंने ऐसी बात की है, इस मौके पे की है, जबकि अभी माहौल एक और सियासी गर्म होने वाला है। ईद के फ़ौरन बाद जलसे जुलूस हो रहे हैं, उसमें हुकूमत भी जलसे करने लगी है, PTI भी करने लगी है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बल्कि इस वक्त दो नैरेटिव, इमरान खान को नैरेटिव है उसको तो और उन्हें फ़ायदा पहुंचा दिया। हुकूमत का नैरेटिव जो होना चाहिए कि हमने कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से ऊपर कवर करना है, इसको ओवरकम करना है, हमने प्राइस कंट्रोल कैसे करनी है, अवाम को रिलीफ कैसे देनी है, लोड शेडिंग ख़त्म करनी है। अगर अवाम को हम ये हुकूमत नैरेटिव लेके चलती है, अवाम को रिलीफ दे देती है, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली इमरान का नैरेटिव कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट, ये तो मैं आई स्ट्रांगली फील कि हमारे फॉरेन ऑफिस को ज़रूर इसके ऊपर स्टेटमेंट देनी चाहिए, अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए कि हमारी तमाम ममालिक के साथ क्या पॉलिसी है। इसको चाइना भी पसंद नहीं कर रहा होगा, रशिया भी पसंद नहीं कर रहा होगा और साथ ही साथ मेरे ख्याल में बाकी लोग भी इस्लामी ममालिक में भी ये बात तशवीश का इजहार होगा, क्योंकि वो भी अब रशिया की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। तो ऐसी मौके के ऊपर ये स्टेटमेंट बनाना मुल्की मफादात के बहुत खिलाफ है। सही। सलमान साहब, वो लोग जो इस मरासले के मौजूद होने से ही पहले इनकारी थे कि ऐसा कोई मरासला है ही नहीं, जाली है, उसके बाद मान भी गए, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी उसने इंडोर्स भी कर दिया। उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई अमेरिका आपके खिलाफ करेगा साजिश, क्यों साजिश करेगा, आप हैं कौन, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? इस एक छोटे से क्लिप के बाद आपको क्या लगता है, उन लोगों को भी जवाब मिला है कि पाकिस्तान को आप कुछ ज़्यादा ही शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं? देखिए, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री देखें तो अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर आपको नज़र आएगा
कि अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक में, छोटे ममालिक में किस तरह से सियासी मुदाखलतें करता रहा है, किस तरह से हुकूमतें बनाने के खेल में वो शामिल रहा है, हुकूमतें बिगाड़ने के, हुकूमतें गिराने के खेल में शामिल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो बातें सारी उन्होंने की हैं ये कोई नई बात नहीं है। हम सबको पता है कि अमेरिका इमरान खान की हुकूमत से खुश नहीं था। आपको पता है कि जो बाइडन है उन्होंने इमरान खान से फ़ोन तक बात करना मुनासिब नहीं समझा। उनको पता है चाइना के बारे में जो पॉलिसी हमने इख्तियार की थी वो उनको पसंद नहीं थी। उनको पता है कि रूस के साथ जो ताल्लुकात हमारे इस्तवार हो रहे थे उनको पसंद नहीं था। उनको पता है कि जो दौरा रूस था वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ। उन्हें पता है कि यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ हुआ वो ख़िलाफ़ हुआ। उनको पता है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था उससे वो खुश नहीं थे। उनको पता था कि पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में जो अमेरिकन मौक़िफ़ है उसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही थी। FATF के वाले से भी हमारे मामला थे। IMF की जो सीरियस कंडीशन आई थी वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में थी। इसलिए सबको पता था कि अमेरिका इमरान खान की हुकूमत से खुश नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, ये उसके बाकायदा एविडेंस और फैक्ट्स एंड फिगर भी लोग मानते नहीं है ना। लोग देखिए ना, लोग तो देखिए ना, लोग तो ये भी कहते थे कि ये खती जाली है। आपको पता है ना। उसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफ़ा चला गया। उसके बाद ये स्पीकर के पास चला गया है। अब ये खत जो है सदर पाकिस्तान के पास भी गया है। अब ये खत चीफ जस्टिस के पास भी गया है। अच्छा, जो DGI SPR ने 2 दफ़ा जो बात की है उन्होंने अगरचे कॉन्स्पायरेसी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया लेकिन इंटरवेंशन का वर्ड तो इस्तेमाल किया ना कि मुदाखलत हुई है। और ये जो अभी आपने हमें क्लिप सुनाया है और जिस पे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने गुफ्तगू की है वो पूरी की पूरी इंटरवेंशन बता रहा है ना कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि अमेरिका इंटरवेंशन तो कर रहा था। अच्छा, अब अमेरिकन ने जो इंटरवेंशन की है उसके नतीजे में देखिए पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत तब्दील हुई है। आपको इसमें कोई डाउट है कि यह हुकूमत कैसे तब्दील हुई है, किस अंदाज से तरीकाकार इख्तियार किया गया है? यानी वो इमरान खान जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकली डिस्कस हो रहा था अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर और उसको आपने यहाँ ला हीरो बना दिया और वो हीरो, अब वो परफॉर्मेंस वाला मामला चला गया। वो आज़ादी की और खुद मुख्तारी की, अमरीकी मुदाखलत की, कॉन्स्पायरेसी की गुफ्तगू में इमरान अपनी पॉपुलरिटी में आगे चला गया। तो जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है उस स्क्रिप्ट का तो फायदा तो इमरान खान को हो गया ना, हुकूमत को तो कुछ नहीं हुआ। हुकूमत डिफेंसिव मोड में आ गई है। और ये जो पोलराइजेशन पाकिस्तान में बढ़ी है उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज देखिए आप जाके माइक उठाएं और गली में चले जाएं, मोहल्ले में पूछें, पढ़े लिखे लोगों से पूछें, वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के पीछे यानी कि जाने के पीछे अमेरिका का हाथ है। लोग तो मानते हैं, लोग उसी बुनियाद पे बाहर आ रहे हैं। तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि जी हम फौरी तौर पे रूल आउट कर दें। अच्छा, इमरान खान तो कह रहा है ना इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। किसने रोका आपको उसको इन्वेस्टिगेट ना करें? आप करके देख लें कि उसके अंदर कितनी जान है, कितनी सेहत है। वो तो कर ही नहीं रहे, वो तो कर पा नहीं रहा। अच्छा, अब वो जब नहीं पा रहे तो इमरान खान के पास तो एक एजेंडा है ना, उन्होंने उसको पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे ट्रांसलेट कर दिया। अब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर इसी नारे को लेके जा रहे हैं ना, और इसी नारे की बुनियाद पे उनको मकबूलियत भी मिल रही है, पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और जो आज की हुकूमत है वो डिफेंसिव हो गई। अब आप देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है, ब्रिगेडियर साहब भी इस बात की तायीद करेंगे, कल तक आज की हुकूमत मुतालबा कर रही थी कि एज सून एज इलेक्शन अनाउंस किए जाए और उस वक्त की हुकूमत यानी इमरान खान की थी कि नहीं हम 2023 में इलेक्शन करवाएंगे। अब उल्टा यू टर्न हो गया। अब उस वक्त की हुकूमत जो आज की अपोजिशन है वो कह रही है एज सून एज इलेक्शन करवाएं, और जो उस वक्त की अपोजिशन थी जो आज की हुकूमत है वो कहती है जी इलेक्शन जो है 2023 से पहले नहीं होंगे क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहे। अब उनके सामने सर जोड़कर वो ये बैठ गए हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कैसे कट डाउन किया जाए, कैसे नीचे किया जाए ताकि फिर इलेक्शन उस वक्त करवाया जाए। अच्छा, फिर इलेक्शन के बाद ये जो अभी हुकूमत बनी है इसका सिनेरियो के ऊपर भी लोगों की रिजर्वेशन है। यानी आए हैं तो सारे के सारे लोगों को ECL से निकाल दिया। अच्छा, वहां से चले हैं तो फिर पता चला पूरा जिसे कहते हैं मुकदमात जो है नैब के वो सारे खत्म हो रहे हैं। फिर कहा जा रहा है नवाज शरीफ की सजा जो है वो सस्पेंड हो रही है। फिर आपने कहा जी तौहीन रिसालत का मामला लेके आ गए। यानी अब आप बताइए, यानी जब आपको याद होगा इमरान खान साहब पिछले 2 साल पहले गए उम्रे पे तो वहां उनके खिलाफ नारे लगे थे, तो क्या वो प्लांटेड नारे थे? और उस वक्त मरियम नवाज ने जो ट्वीट की थी कि जनाब बड़ी देखा आपको सबक मिल गया, लोग आपके खिलाफ कितना नफरत करते हैं, वो बात नहीं कर रहे। आज एक दूसरे तरीके से उस पर बात हो रही है। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो कुछ इस वक्त पोलराइजेशन फैल रही है वो किसी तरीके से भी, आयशा जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में तो नहीं है, ना रियासत के मफाद में है। इससे निकलना कैसे है, इसका वे आउट क्या है? उस वे आउट के ऊपर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए कि जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है इससे निकलने के लिए सर जोड़ के आउट ऑफ द बॉक्स जाके फैसला करें। क्योंकि ये जो पोलराइजेशन है, देखिए एक बात, ये जो पोलराइजेशन खास तौर पर जो मजहबी बुनियाद पे फैलाई जा रही है ये इंतहाई खतरनाक है। और ये जो राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला जिस किस्म का हथियार खेल रहे हैं
इसकी सीरियस इंप्लीकेशन खुद उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। साहब, इसके ऊपर हमने डिटेल से बात करनी है कि पहले इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये काम कौन कर रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मलिक ताहिर साहब ने भी अभी ज्वाइन कर लिया। मलिक ताहिर साहब, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा फॉक्स न्यूज़ का एक क्लिप आज जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा। इमरान खान साहब ने भी उसको ट्वीट किया और कहा कि अब किसी को शक बाकी नहीं रहना चाहिए कि आलमी साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ रजीम चेंज के लिए। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? मेरा मौक़िफ़ ये है कि फॉक्स न्यूज़ को अमेरिका में भी कोई जो बाशऊर लोग हैं संजीदा नहीं लेते, और वो ये जो चैनल है ये हाइप क्रिएट करने में, सेंसेशनलिज्म में या डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को सपोर्ट करने में पेश है। लेकिन इससे कतई नज़र अमेरिका में एक राय है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उस टाइम पे रशिया का दौरा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने डिस्प्लेयर शो किया। तो एक राय है, अमेरिका चाहता है कि हम चाइना के और रूस के करीब ना हो, लेकिन ये फैसला तो हमारे पॉलिसी साजों ने करना है ना। तो उस माजी में भी हमने देखा कि जब यहाँ एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, CPEC पाक चीन ताल्लुकात को वसअत दी गई, तो ये पसंद नहीं आया। तो ये जब आप खारजा ताल्लुकात को कंडक्ट करते हैं, फॉरेन रिलेशंस को, और डिफरेंट लेवल पे आप दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, तो उसमें कुछ मुल्कों को के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कुछ उसको वेलकम करते हैं। ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। तो इमरान खान साहब ने अगर ट्वीट कर दिया कि एक अमेरिकी चैनल में ये राय आई, तो वो एक ओपिनियन है। अब रियासत के ताल्लुकात दूसरी रियासत से होते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ये है कि हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हमारे बेहतरीन मुफाद में, और चाइना के साथ, रशिया के साथ ताल्लुकात भी रखना हमारे मुफाद में। अब हमें बैलेंस करना चाहिए नहीं, जिस तरह इंडिया कर रहा है। इंडिया एक फितरी तादी है अमेरिका का, और रूस से वो सस्ता तेल भी ले रहा है, चीन से उसका जो तजारत का जम है हमसे भी ज्यादा। हमारे यहाँ ये रविश रही है, हम शुरू से बताते हैं कि या हम दोस्त होते हैं या शदीद मुखालिफ होते हैं। मलिक ताहिर साहब, लेकिन व्हाइट हाउस तर्जुबान और जो अमरीकी दफ्तर खारजा है उसकी तरफ से आपने वो उनके स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे कि वो भारत को भी धमकियाँ लगा रहे होते हैं कि वहाँ से ताल्लुकात ना बढ़ाएं, या वहाँ से तेल या वहाँ से गंदम ना खरीदें। तो उसमें यह है कि भारत ने, आप देखें, ना उनकी सियासत का ये मौजू है, ना हाइप क्रिएट की, ना उन्होंने अमेरिका को गालियां निकाली, वो चुप करके अपना काम कर रहे हैं। बल्कि उनके, मैं सुन रहा था अगर वहाँ पर रजीम चेंज ना होती, अगर वहाँ पर रजीम चेंज ना होती, नहीं हुई है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर इस तरह से सूरत हाल है। अगर वहाँ पर भी रजीम चेंज हो जाती तो शायद हम वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल देखते जैसी इस वक्त पाकिस्तान में है। आपके सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और ये मुझसे स्टूडेंट भी पूछते हैं। मैं उनको कहूँगा, क्या वजह है कि भारत में रजीम चेंज नहीं हो सकती? वो अंदरूनी तौर पे मजबूत है, तो यहाँ रजीम के लिए चेंज के लिए मुकामी सहूलतकार मिल जाते हैं ना। तो हमें मुल्क को अंदर से, हमारे इदारों को मजबूत होना चाहिए, हमारी कौम को मजबूत होना चाहिए। तो रजीम चेंज ना ईरान में हुई, ना इंडिया में हुई, ना चाइना में हुई। तो हम अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हैं। उस अंदरूनी तौर पे हमारी कमज़ोरी का ताल्लुक अमेरिका से नहीं है, उस कमज़ोरी का ताल्लुक हम खुद हैं। हमारी मईशत कमज़ोर है, हमारी सियासत कमज़ोर है, हमारे इदारे कमज़ोर हैं। क्यों हम कमज़ोर हैं? 70 साल से ज़्यादा हो गए। इस सवाल पे कौम को और मीडिया को बहस करना चाहिए कि हम कमज़ोर क्यों हैं, सही हमारे यहाँ रजीम चेंज क्यों होती है इसके ऊपर, और इंडिया में क्यों नहीं होती, चाइना में क्यों नहीं होती, कोरिया में क्यों नहीं होती। बिल्कुल, वो कमज़ोरियाँ हैं, और ये कमज़ोरियाँ वो हैं जिनका अमेरिका को बड़े अच्छी तरह से इल्म है, और वो उनको फिर एक्सप्लॉइट भी करता है अपनी मर्ज़ी के मफादात निकालने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ तो फाइनल हो गई, वाज़े हो गई कि अमेरिका में इस बात पर खुशी का इजहार नहीं किया गया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने रशिया का दौरा किया या उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन इमरान खान साहब ये कह चुके, DGISPR जो हैं उनकी जानिब से भी इसकी तायद हो चुकी कि इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से वो दौरा नहीं किया था, बल्कि सब स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी राय उसमें शामिल थी कि उनको जाना चाहिए, ये अच्छा मौका है। तो अब आपको लगता है कि इमरान खान साहब तो चले गए, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स तो वहीं पर मौजूद है, तो आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की पॉलिसी रशिया को लेकर या चाइना को लेकर उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी? इमरान खान साहब पॉलिसी नहीं बना रहे थे ना अकेले। आई अंडरस्टैंड। देखें, जब भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की फॉरेन ऑफिस, वहाँ की बाकी जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता है, उसमें उनको ब्रीफिंग दी जाती है
कि आपने वहाँ पर क्या बात करनी है, पाकिस्तान की क्या हम उनसे फ़वाद हासिल कर सकते हैं, हम उनको क्या रिटर्न में दे सकते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। और देखें रशिया से हम बहुत वेपन एम्युनिशन लेते हैं। हमारे ताल्लुकात जो लियाकत अली खान के बाद से जैसे ख़राब हुए थे, वो अब एक वक्त आया था कि हम इसको रिपेयर कर रहे थे, और उसमें वो रशिया इंटरेस्टेड भी बहुत है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए थे। और लाइकवाइज पाकिस्तान को देखने के हमें फ़ायदा कि हमें अमेरिका ने कितनी दफ़ा डिच किया है। अमेरिका ने जब भी हमें पाकिस्तान से दोस्ती की, सिर्फ उस वक्त जब उसके अपने मफादात थे, चाहे वो आप पहले 79 की बात कर लें, रशियन जब सोवियत यूनियन आ गया अफगानिस्तान में, फिर अभी हमने जब अमेरिकन को सपोर्ट किया है, वो उसको आप देख लें। इसके बाद जब वो यहाँ से गए हैं, फ़ौरन उनका एटीट्यूड पाकिस्तान के बारे में चेंज हो गया। हमने अपने 80-90 हज़ार लोग भी शहीद करवाए हैं, हमारे 7-8 हज़ार हमारे फ़ौजी भी शहीद हुए हैं, $1.5 बिलियन का नुकसान भी उठाया है। हमने इनके एवैक्यूएशन में अभी कितना मदद किया, जब भी छोड़ के चले गए अफगानिस्तान से, हमें उसका क्या फ़ायदा हुआ? सवाए कोर्शन, धमकी, ताल्लुकात ख़राब, वार्निंग, इंडिया से उनके ताल्लुकात अच्छे, वो हमारी तरफ इंडिया के प्रिज्म से देखते हैं, ये भी हमने देख लिया। हमें अब अपनी पॉलिसी को ऐसे रखना है कि हमने, ज़ाहिर है अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, हमने इंगेज भी रहना है, उनसे हमारे तजारती ताल्लुकात भी हैं, इसी तरह यूरोपियन यूनियन से भी हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि रशिया से और हमारे यूक्रेन से भी ताल्लुकात अच्छे हैं। हमने बहुत वेपन एमुनिशन यूक्रेन से लेते हैं, यूक्रेन से हम वीट भी बहुत लेते हैं, अभी भी हमारे उनसे ताल्लुकात चल रहे हैं, लेकिन साथ ही तो हर मुल्क के अपने मफाद होते हैं। हमने रशिया से भी ताल्लुकात अच्छे रखे हैं। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है रशिया चाइना से दूर हो जाए, सीपैक मत बनाए, इन्हें ताल्लुकात अच्छे करें, कश्मीर को भूल जाए। कैन वी डू इट? क्या हमारे मफादात में ये है या नहीं है? इसके ऊपर हमने सोचना है, लेकिन उसके लिए हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारी इकोनॉमिक तरक्की। देखें आयशा, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो हम अपने मुल्की मफादात में फैसले करेंगे, हम IMF वर्ल्ड बैंक की चुंगल से निकल जाएंगे। ये वो नहीं चाहते। दिस इज़ द रीज़न कि वो हमें, हमारी हुकूमत को मुसाकम नहीं होने देते, हमें इकोनॉमिक तरक्की नहीं करने देते। आपके सामने बलूचिस्तान में देख लें कितने ज़्यादा भी हमारे ट्रुप्स अटैक हो रहे हैं, कौन करवा रहा है? एवरीबडी नोज इट। किसके थ्रू करवा रहा है वो भी हमें मालूम है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर अफगानिस्तान के हालात क्या, आपके सामने जितना वेपन हम जान के छोड़ गए हैं, खुला छोड़ के गए कि वो दहशतगर्दों के हाथ में चला जाए, TPP को मिल जाए, दाइश को मिल जाए, और अल-कायदा के लोगों को मिल जाए, ताकि हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी ना हो। अगर सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी होगी, अगर अफगानिस्तान ठीक होगा, बलूचिस्तान ठीक होगा, तो हमारा CPEC बन जाएगा। CPEC बनेगा तो हमारे लिए इकोनॉमिक तरक्की की राहें खुल जाती हैं। पूरा मिडल ईस्ट, पूरा अफ्रीका, पूरा चाइना का फ्रेट यहाँ से जाएगा, आजकल एक हफ्ते में चला जाता है, उनको सिक्योर रूट मिल जाता है। सोचे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती हैं, लोड शेडिंग खत्म हो जाती है, जनरेशन हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ये चीजें हैं जिसमें वो नहीं करने देंगे आपको। लेकिन सर ये CPEC इमरान खान साहब ने आके तो शुरू नहीं कराया, ये तो पिछली जो गुजरी हुई हुकूमतें हैं उनके दौर से शुरू हुआ। उनके खिलाफ हमें इस तरह की साजिशें या रिजीम चेंज की बातें, हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आई। लेकिन इमरान खान साहब, तो इसलिए इमरान खान साहब का भी ख़ास तौर पर इसके ऊपर जोर होता है कि मैं, क्योंकि आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना चाह रहा था, जो कि भुट्टो साहब ने भी कहा था कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता हूँ, इसलिए इमरान खान साहब को जो है निकाल दिया गया। बिल्कुल, एक बात यह है कि CPEC जो बहुत पहले बना था, इवन पीपल्स पार्टी, फिर नवाज लीग बनाया, लेकिन अल्टीमेटली वो हमें नहीं बनाने दे रहे, वो हमारे रोड़े अटका रहे हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। और एक वो मुल्क जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी चाहेगा, अगर कोई लीडर सॉवरेन कंट्री बिहेव करने लगेगा, वो आपको नहीं चलने देंगे। और ये आई थिंक आप अगर उस वक्त देख लें, यूब खान का देख लें, 10 साल का दौर कैसा रहा, कैसे उनको टांग खींच दी गई। फिर आप भुट्टो को देख लें, जिया का देख लें, जनरल मुशर्रफ को देखें, तो ये चीज़ें हमें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। बहरहाल आई विश कि हमारी लीडरशिप, हमारी अदारे इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। सर अफसोस और दुख इस बात का होता है कि 70 साल से ज़ायद हो गए ये मुल्क बने हुए, और ये सारी बातें सबको पता है, डेफिनेटली उन पॉलिसी साजों को भी पता है जिन्होंने बैठकर ये सारे फैसले करने होते हैं। उसके बावजूद हमें ये बात करनी पड़ती है कि हमारे इदारों को मजबूत होना चाहिए, हमारी सियासतदान जो है उनको मजबूत होना चाहिए, हमारी मईशत को मजबूत होना चाहिए।
हुई क्यों नहीं है अभी तक? अगर हमने 23 IMF के प्रोग्राम ले लिए हैं, उसके बावजूद हमें दोबारा IMF के पास ही जाना पड़ रहा है, तो फिर उन 23 प्रोग्राम्स का फायदा क्या हुआ? हम तो उनके चुंगल से निकल ही नहीं सके। आगे बढ़ती हूँ मैं जी, ब्रिगेड साहब मैं आपके पास वापस आऊंगी, आगे बढ़ती हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल आलमी साजिश का बयानिया बना रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना वो हुकूमत पे होती। जो बात शुजात साहब समझाते रहे नवाज शरीफ को कि ये गलती ना करना, कि जब आर्मी चीफ का फैसला आए तो आप कुछ ना करना, जो मेरिट में आपके सामने फाइल आए वो करो। यही गलती इमरान खान साहब ने की। यही गलती हमने कहा कि अल्लाह के लिए ये गलती ना करो, ये गलती ना करो। उस वक्त पे समझाया था जब ये मामला बहुत लटक रहा था। बिल्कुल उस वक्त भी इनको समझाया था। तो फिर जवाब क्या था उनका? जवाब उनका वो उस वक्त जो था वो सही नहीं था, इसलिए हमने वो जवाब कहीं ना भेजा है ना दिया है, और वो जवाब की वजह से मामला ख़राब हुआ, वो पेशावर की वजह से ख़राब हुआ। जी सलमान साहब, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब ना होते, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, तो हम हुकूमत में होते तो आलमी साजिश हुई, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए, हुआ क्या है इस हुकूमत के साथ? लेकिन अगर आप इस नैरेटिव को मान लें कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो इस इस्टेब्लिशमेंट ने निकाली है और इस इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को घर भेजा है, फिर उसके इसका मतलब हुआ अमेरिकन कॉन्स्पायरेसी को तो भूल जाए ना। फिर अमेरिकन कॉन्स्पायरेसी कहाँ से आगे बीच में? देखिए बात बड़ी सादी सी है। पाकिस्तान में ये जो मॉडल है पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, यह कभी भी आइडियल नहीं रहा। ये शुरू में जो भी हुकूमत आती है उससे बहुत इंजॉय करती है, सेम पेज की बात करती है, कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं बहुत से अमूर के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, और वो फितरी इख्तलाफ हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी हुआ, हमेशा रहा। इमरान खान के साथ भी बहुत से अमूर पे उनका इख्तलाफ रहा है स्ट्रेटजी के हवाले से। मसलन नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर जो नवाज शरीफ यहाँ से गए हैं उस पर इख्तलाफ था, बड़ा वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब ने कहा। इसी तरीके से जो पाक भारत मामला था, जो अफगानिस्तान का मामला था, बहुत से अमूर पे इख्तलाफी रह रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी अनबन नजर आई, खासतौर पर DGI के अपॉइंटमेंट के मौके। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि ये इससे बड़ा नैरेटिव जो है ना वो अमेरिका का कॉन्टेक्स्ट था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रिजीम चेंज की जो गुफ्तगू होती है उसमें उस ताने बाने को आप नजरअंदाज न करें। रूल आउट सलमान साहब ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने बड़ी गहरी नजर रखी हुई थी ताल्लुकात के ऊपर, लेकिन ना उनको नजर आ रहा था कि पाकिस्तान की सारी अपोजिशन जमातें एक तरफ हो गई हैं, इमरान खान अकेले हैं। उनको लग रहा था कि पाकिस्तान का सारा मीडिया एक तरफ हो गया है, इमरान खान अकेले हैं। उनको लग रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा इमरान खान के बारे में रिजर्वेशन रखता है। उनको लग रहा था ये जो नई खुद मुख्तार पॉलिसी की डिबेट की जा रही है, जो भट्टो साहब ने काम किया था, इमरान खान साहब भी वो बात कर रहे हैं। अच्छा, वो लगती तो बज़ाहिर बड़ी पॉपुलर है, लेकिन जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, जो रूलिंग एलीट है, वो तो प्रो अमेरिका रही है ना, उसके तो बेशुमार लार्जर इंटरेस्ट अमेरिका के साथ इंगेज है ना। तो इसलिए बहुत सी बातें हैं, यानी इमरान खान की हुकूमत के निकलने में कोई एक फैक्टर नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत की रुखसती हुई है उसने बहुत से लोगों को इमरान खान के करीब कर दिया है। यानी जो तरीका कार इख्तियार किया गया था उसके ऊपर लोगों की बड़ी रिजर्वेशंस थी, और बल्कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो PTI के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने कहा जो तरीका कार इख्तियार किया गया वो गलत है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, बाकी चौधरी शुजात परवेज़ साहब ने बात की, वो अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन एक बड़े लार्जर सिनेरियो के अंदर देखने की कोशिश करें ना। अभी जो आप क्लिप सुना रही हैं ये कोई एक क्लिप तो नहीं है, मैं आपको ऐसे 20 आर्टिकल जो है अमेरिका के मुख्तलिफ अखबार से निकाल के दिखा सकता हूँ जिसमें वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है, हमारी रिजर्वेशन ये हैं। तो एक रायमा तो वहां पे भी थी इमरान खान के बारे में कि इमरान खान जरा खुद मुख्तार किस्म के आदमी है, बात करते वक्त जरा डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, फौरी तौर पे डिफेंसिव नहीं हो जाते, फौरी तौर पे लचक नहीं दिखाते, फिर उनकी अपनी एक नेशनलिज्म का उनका एक कॉन्टेक्स्ट है, फिर ये जो आज़ाद और खुद मुख्तार अपना खारजा पॉलिसी की वो बात कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से लोगों को सूट नहीं करती थी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, वही इमरान खान मैं कह रहा हूँ जो एक सियासी बोझ बन रहे थे, आज आपने उनको सियासी हीरो बना दिया है सारे सिनेरियो में। लगता है सारे पॉलिटिकल एडवेंचर अमेरिका ने ताल्लुकात पर तो नजर रखी, लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट था उसके ऊपर नजर नहीं रखी कि वो किसके साथ जाएगा, और इमरान खान साहब जो हैं वो इसको किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मलिक ताहिर साहब, थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम तो हमें नज़र आ ही रहा है, लेकिन जो अब मुकदमात बनाए जा रहे हैं
जैसे इस हुकूमत की तरफ से या किसी प्राइवेट सिटीज़न ने जो मुकदमा दर्ज करवाया, जो सियासी मुखालिफिन है इस हुकूमत के, इमरान खान साहब और उनके चंद साथियों के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब का, आप क्या समझते हैं, जस्टिफाइड है या फिर ये सियासी इंतकाम है? ये देखें, सियासी इंतकाम की एक शक्ल है कि देखें वहाँ पे जो वाक़या हुआ मस्जिद नबवी में और हरम पाक में, वो बिल्कुल भी उसकी, मैं एक्सपेक्ट करता था कि इमरान खान साहब उसकी मजम्मत करेंगे, क्योंकि लीडर वो होता है जो कौम की इखलाकी तरबियत भी करता है। लेकिन बदकिस्मती से उस पर मुखसर कमेंट करके साथ ही लेकिन कह दिया जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो मजहब कार्ड का इस्तेमाल हमारे 70 साल से ज़्यादा हो गया, इसने माशरे को, रियासत को कमज़ोर किया। लेकिन असल मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों का माइंड सेट एक है और दोनों मजहब कार्ड को इस्तेमाल करने पे यकीन रखते हैं। तो इसलिए वो इसकी आड़ लेके एक दूसरे से इसके सियासी मकासद हासिल करते हैं। माजी में हमने देखा, वो फैज़ाबाद का धरना हो, वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब पनामा केस था, उस वक्त क्या किरदार तहरीक इंसाफ ने किया अदा, और आज वो उसकी लपेट में आ गए। वही लोग जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हीरो बने हुए थे, वो अब इसमें मजहब कार्ड में, तो ये इंतहाई ख़तरनाक रविश है। इसको तमाम सियासी पार्टियों का इस पर इत्तफाक कर लेना चाहिए कि अपने सियासी मकासद के लिए वो मजहब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उस जगह पे भी ये मजहब का इस्तेमाल था कि आपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए, ये अच्छी बात नहीं कि जी जो लोग इबादत के लिए जा रहे हैं, अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और साथ बंदा शोर मचा रहा है, चाहे मैं पाकिस्तान में ही पढ़ रहा हूँ, तो ये पसंदीदा अमल तो नहीं है। उस जगह, मुकद्दस जगह पे ये काम जो है, और माजी में अगर ऐसा हुआ, जो लोग दलील देते हैं, तो फिर आप तब्दीली कहाँ है? अगर आपका पैमाना तहरीक इंसाफ का नून लीग है कि उन्होंने जो किया हम भी ये करेंगे, तो फिर आप भी करप्शन इस तरह की ये करें। और हाई मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो सेट नहीं किए जा रहे। और ये जो ये आड़ लेके, और फिर जिस अदलिया पे कहा जा रहा था कि अदलिया रात 12 बजे क्यों आई और उन्होंने ये क्या किया, उसी से आप रिलीफ मिल रहा है। आज छुट्टी वाले दिन इस्लामाबाद आई के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने ये रिलीफ दिया और उन लोगों को रिलीफ दिया जिन्होंने अदलिया के खिलाफ एक कैंपेन चलाई। तो आपको इस मुल्क में आइन चाहिए, जमहूरियत चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए, सिविल सोसाइटी चाहिए, आज़ाद मीडिया चाहिए। इमरान खान साहब को आज ये एहसास हो रहा होगा कि उन्हें अपने दौर में इन तमाम इदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। सही। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो अपने सियासत के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जो मुकदमात बनाए गए वो हमने देखा कि किस तरह से नो डाउट जो मस्जिद नबवी में हुआ उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, हर तरह से की जानी चाहिए, लेकिन उसको जिस तरह से जोड़ दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आप ये समझते हैं कि जैसे मलिक ताहिर साहब कह रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम की एक शक्ल है? देखें आयशा, ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है, हमें ये समझना चाहिए। पहला तो ये कि हर एक मजम्मत करेगा, रोज़े रसूल और खाना काबा की हुर्मत, इज़्ज़त हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, बल्कि वो दिलो जान से करता है। एक वहाँ पर लोगों ने जो किया बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उसके बाद हुकूमत के पास देखें बहुत से इनिशिएटिव्स होते हैं। हुकूमत सिचुएशन को डिफ्यूज़ करती है, बल्कि हुकूमत उस पर तेल नहीं छिड़कती। इम्पॉर्टेंट बात यह है, जिस तरीके से आप मज़हब को ये लेके चल रहे हैं, कल को आप ये बताइए कि हमारे पास हमारे मज़हब में बहुत से लोग हैं, वो कुछ फनेटिक्स भी हैं, कुछ उनके ज़्यादा जज्बात होते हैं, कोई ऐसा इकदाम उठा लें जिससे और मुल्क में पोलराइजेशन हो, खुदा न खास्ता किसी की जान को खतरा हो जाए। आप ये देखिए उसके मुल्क क्या कैन वी अफोर्ड ऑल दिस। हमारे पास तो मिसालें भी मौजूद है ना माजी की, क्लियर कितनी मिसालें हैं, बहुत और यही मुझे तो यही लगता है हुकूमत का इरादा भी यही है कि इसको एक्सप्लॉइट करके कहीं ना कहीं किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। और ये राना सनावला साहब को चाहिए, ही इज़ नाउ इंटीरियर मिनिस्टर, बहुत अहम जिम्मेदारी है उनके पास है, उनको सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है, उनको इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, बल्कि अननेसेसरी विक्टिमाइजेशन नहीं करनी चाहिए। जितना आप पीटीआई को और इमरान खान को विक्टिमाइज करेंगे, उतनी उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। ही विल इमर्ज विद स्ट्रॉन्ग लीडर, उनके नैरेटिव को और तक़वियत मिलेगी। एक ये भी जो रेबेका की बात है, जो यूएसए की डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने जो बात की है, वो उसको आप देख लें, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर आप काउंटर नैरेटिव, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी हुकूमत का होना चाहिए कि इकोनॉमिक रिवाइवल, हालात ठीक करें, रिलीफ दें आवाम को,
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, डॉलर कंट्रोल करें, पेट्रोल की प्राइस कंट्रोल करें, ताकि इमरान के नैरेटिव को एक काउंटर नैरेटिव कैन उसको हेल्प अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। एग्जैक्टली तो ये चीजें ये करने की जरूरत है, बजाय कि अगर हम एक डंडे के साथ डंडे का ज़्यादा जोर इस्तेमाल करेंगे तो ये इट विल बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस बारे में, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को या उनकी टीम को अपोजिशन यानी पीटीए के कुछ लीडरशिप को ज़रूर इनवाइट करना चाहिए, आए बैठ के मसाइल का हल करें। चाहे आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं तो आप दोनों की कमेटी इकट्ठी बनाएं, उनको इनवाइट करें। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है या नैब को और फाल करना है, बेहतर करना है, उसके बारे में क्या बात करनी है, ये चीज़ों में वन साइडेड मत करें। अगर अभी इस वक्त देखें वो असेंबली की क्रेडिबिलिटी नहीं है, जबकि एक अपोजिशन के 135 से 40 लोग नहीं है तो उस असेंबली की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। आप जो कानून बनाएंगे उसकी वो बात नहीं होगी। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको हालात को ठीक करे, और ये जो सियासी दर्जा हरारत अब ये ईद के बाद बढ़ेगा, इसको कैसे देखना है। इसमें दहशतगर्दी का बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत एक्सप्लॉइट किया जाएगा। दुश्मन की कुव्वतें हमें पता है इस मुल्क में कहाँ कहाँ कैसे काम कर रही हैं, धमाके हमारे सामने हो रहे हैं। अभी आपकी कराची यूनिवर्सिटी के हालात देख लें। इसलिए इस वक्त ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। रिलीजियस कार्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सियासत को सियासत के साथ चलाएं और जमहूरी तरीके अपनी एनर्जीज को उन कामों के लिए इस्तेमाल करें जो मुल्क के लिए बेहतर हो, ना कि सियासी इंतकाम के लिए। सही। सलमान आबिद साहब, ये हुकूमत आई, आते साथ ही तोशाखाना का मामला उठा, उसके बाद हेलीकॉप्टर का मामला उठा कि किस तरह से वज़ीर आज़म बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस जाते थे। उसके बाद हमने देखा कि आर्टिकल 6 के ऊपर डराना शुरू कर दिया गया, बस आर्टिकल 6 की कार्रवाई होने लगी है। फिर ये अब तौहीने मज़हब का मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया। अच्छा, तौहीने मज़हब का मुकदमा तो अभी दर्ज हुआ है, इससे पहले ही एक माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था। कुछ सहाफ़ी हज़रात, कुछ एनालिस्ट जो हैं, उनकी मैंने गुफ्तगू सुनी कि बस ईद के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार होने वाले हैं। अब वो किस वजह से गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या वो आर्टिकल 6 की वजह से होने वाले थे, या फिर अब तौहीने मज़हब की वजह से? ये मतलब लगता है ऐसा कि मकसद जो है ना वो सिर्फ उनकी गिरफ्तारी या उनकी इमरान खान घर में नजरबंद करना। इमरान खान का मसला ये है कि वो जिस किस्म की पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए ख़तरनाक है। हुकूमत उसको एक बहुत बड़ा थ्रेट समझती है। तो मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे ये समझती है कि इनको कहीं ना कहीं कट डाउन किया जाए, और उसका तरीकाकार ये है कि उनको घर में नज़रबंद कर दिया जाए, उनको मुकदमात में उलझा दिया जाए, उनके लोगों को मुकदमात में उलझा दिया जाए, बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हों, ताकि उनकी जो तहरीक है जो वो इस्लामाबाद लेके आना चाहते हैं उसको सबोताज किया जा सके। तो ये PMLN की हिस्ट्री तो मैं जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि PMLN किस तरह से अपने मुखालफिन को निमटती है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। राना सनाउल्लाह हों या बाकी लोग हों, सब इसी तरह की अप्रोच रखते हैं। अब सवाल ये है, हुकूमत है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास, इदारे उनके पास हैं, वो चाहे फराग गोगी हैं, वो चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हैं, चाहे वो कोई भी हैं, जुल्फी बुखारी हैं, यानी जो जिन लोगों के खिलाफ उनको करप्शन के मामलात नजर आते हैं, वो भाई मैदान सजा हुआ है ना। और आप जाएं अदालतों के अंदर, आप ले जाएं मुकदमात कोर्टों के अंदर, आप ले जाएं FIA के पास, आप ले जाएं नैब के पास, और उन सारे लोगों को जो है ना बेनकाब करें और उनको गिरफ्तार करें, उनको मंतकी अंजाम पे पहुंचाएं। हम यही बात इमरान खान को भी कहते थे कि भाई आपके पास मुकदमे हैं तो आप लेके जाएं। अब सवाल ये है कि हमारा एक बड़ा मसला बन गया है, हम सारा का सारा एहतसाब का मुकदमा TV टॉक शो में लड़ना चाहते हैं, और सारे के सारे शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक साबित करना चाहते हैं फलां चोर है, फलां चोर है। अदालतों में जाएं तो कोई बंदा जो है ना वो अदालतों में आने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपना उनको तारीखों पे तारीखें देके मामला जो है वो सारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब ये देखिए साहब का हुकूमत में भी हुआ, इस हुकूमत में भी वही काम शुरू कर दे। अब जिस तरह से मरियम औरंगजेब आती हैं, वो तनकीद करती हैं, मुस्लिम लीग एहसन इकबाल साहब आ जाते हैं, राना सनाउल्लाह, भाई आपको रोका किसने? अब तो आप हुकूमत में हैं, एक्शन तो आप करें ना, एक्शन लें। तो यही करते थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप एक्शन लें, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करें। किन चीजों के पीछे लगाया अब आप मसला ये, अच्छा तोशाखाना के बारे में आ जाए। मसला ये तो मैं तो कहता हूँ जरा पिछले 25-30 साल की तोशाखाने से जिन लोगों ने तोहफे लिए, तहफ लिए, सबको बेनकाब कर देना, पता चले नवाज शरीफ साहब ने क्या निकाला था, शहबाज शरीफ साहब ने क्या लिया, फला ने क्या लिया, जरदारी साहब ने क्या लिया, एक लिस्ट जारी कर देना और कितने % के ऊपर लिया सब निकाल देते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि हमने ये खेल बना लिया है पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी अदारों के जरिए, अदालतों के जरिए करने की बजाय हमने इसको मीडिया ट्रायल का हिस्सा बना लिया है। और उस मीडिया ट्रायल का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलात को पोलिटिसाइज कर दो और लोगों के अंदर एक ओपिनियन को इस्टेब्लिश कर दो कि ये सारे लोग करप्ट हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि इमरान खान करप्ट है, लोग फिर उसके पीछे चल रहे हैं।
तो अब मसला ये है कि आप कोई नया नैरेटिव तो बिल्ड करें ना। मैंने कहा है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे बड़ा अजीब लगा इमरान खान साहब की तरफ से फराह गोगी जो है, फराह साहिबा जो है, उनके बारे में जस्टिफिकेशन नोट देने के बारे में जरूरत ही नहीं थी। खान साहब को चाहिए था बड़े सिंपल से कहते भी इदारे जो है वो आज़ाद हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और वो अगर इनका इमरान खान का हुक्म चलता तो वो फराह को कहते आप आए यहाँ के मुकदमों का सामना करें। यानी हमारा सबका रवैया जो है ना वो ये बन गया कि बस हम मीडिया ट्रायल के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और इसी के ऊपर ब्लेम गेम करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान में ना तो सियासत को मजबूत करेगा, ना ये जमहूरियत को मजबूत करेगा, ना ये अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करेगा, ना ये इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करेगा। वो जो बात अभी इन्होंने की ना ताहिर मलिक साहब ने कि यार जब इदारे हमें इंसाफ देंगे तो इदारे आज़ाद हैं, अगर इदारों से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इदारे गुलाम है। ये एक वतीरा हमारा बन चुका है, अपनी मर्जी के फैसले, चाहे हुकूमत में हो आप अपोजिशन में हो। यही जो आज हुकूमत है ये पिछले 3.5 साल तक 3 साल तक तो यही रोना रोती रही कि इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, नैब का एक भामी नेक्सिस बना हुआ है और ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आज सबसे ज्यादा उन इदारों की तौकीर जो है वो मुस्लिम लीग नून कर रही है। तो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो आज की हुकूमत है, कल की हुकूमत थी, आज की अपोजिशन है, कल की अपोजिशन थी, इन सबको इससे निकलना चाहिए। इदारे जब तक आप आजाद नहीं देंगे आगे चलेगा। कि अब सोशल मीडिया का दौर है, डेफिनेटली अब वो तो नहीं है कि सुबह उठ के आप अखबार पढ़ेंगे या फिर रात को खबरनामा आएगा 9 बजे तो उसके बाद आपको पता चलेगा। सोशल मीडिया पर एक एक बात रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है, वीडियोस भी आ रही हैं। ये आवाम को बेवकूफ समझते हैं। सर अब देखिए ना, आवाम को आप पहले कुछ और, एक दिन पहले कुछ और कहते हैं, उसके बाद जैसे ही आपकी हुकूमत बनती है तो आप फौरी तौर पर यही तो मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान में सियासत का और जमहूरियत का मुकदमा क्यों कमजोर है। लोग अब देखिए ना, ये सारी जो ताकत की लड़ाई हुई है पिछले 2 माह में, 3 माह में, चाहे उसमें हुकूमत और अपोजिशन सबको शामिल कर रहे हैं। आप मुझे बताएं इस लड़ाई में आवाम कहाँ थी, किसके मफादात के लिए लड़ाई हो रही थी? सारे के सारे वो लोग जो एक दूसरे को चोर कहते थे, यानी वो जो ATM 2 मशीनें थी अलीम खान की और जहांगीर तरीन की, आज एक तरफ हमजा शहबाज साहब के साथ एक शहबाज शरीफ साहब के बैठे हुए, अब कोई मसला नहीं है, कोई मसला, ठीक है ना। इसी तरह से इमरान खान साहब के पास जब वो उनके पास थे तो वो ये करते थे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी क्या कुछ नहीं कहती रही। यानी पूरी कौम को आपने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जो मर्जी आप कहते रहे, रोजाना की बुनियाद पर अपने मौक़िफ़ बदलें, आज किसी को जालिम कह दें, कल किसी को मजलूम कह दें, आज किसी को हीरो बना दें, कल किसी को जीरो कर दें। ये जो डबल स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, इसी वजह से जो नौजवान हैं उनके अंदर एक रिएक्शन पाया जा रहा है। ये जो आप कहते हैं ना हाइब्रिड वॉर, आप कहते हैं अपना सोशल मीडिया वॉर, लोग रिएक्टिव हो गए हैं, लोगों के अंदर एक्सट्रीमिज्म आ गया है। ये जो लोग बाहर निकले हैं, ये भी फ्रस्ट्रेशन, उसी की फ्रस्ट्रेशन की निशानी है ना। बिल्कुल। ताहिर मलिक साहब, ये अब आवाम जो बाहर निकल रही है 10 अप्रैल को जिस तरह से बाहर निकले, या फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह से जलसे किए और उनका नैरेटिव हमने देखा, लोग जो है उसको सोशल मीडिया पर भी बड़ा उसको सराह रहे हैं, उसको कबूल भी कर रहे हैं। जो उनके पहले मुखालिफ भी थे वो भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। आपको लगता है कि इतना प्रेशर अब इमरान खान साहब बिल्ड कर पाएंगे कि अपना मुतालबा नए इलेक्शन का वो मनवा लें? देखिए, मेरी राय में लोग जो इमरान खान साहब के हामी हैं या उनके वर्कर्स हैं या सपोर्टर हैं, वो उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे। वो मायूस थे और वो नाराजगी की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें वक्त से पहले निकाल के जो सिंपैथी फैक्टर है, हमदर्दी का फैक्टर है, वो आ गया। अब उनका जो सपोर्टर है और अवाम है वो इमोशनली चार्ज है और वो इमरान खान साहब के साथ हमदर्दी रखते हैं। और इमरान खान साहब ने नैरेटिव और इश्यूज बड़े क्लेवरली अपनी महारत से वो चूज किए। तो अब ये है कि एक बड़ा दबाव है, एक पॉलिटिकल डेडलॉक है, हुकूमत को और स्टेक होल्डर्स को इसे ख़त्म करना चाहिए। अब भी सदर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक ओहदा है, उनके ज़रिए बातचीत चलाई जा सकती है, क्योंकि मुल्क की मईशत और हमारा माशरा और समाज इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो पोलराइजेशन है ये मुल्क के मुफाद में नहीं है और किसी तरह का हमें ये निज़ाम इसमें बनाना चाहिए, पेशरफ्त करनी चाहिए कि अगर इंतखाबात में वैसे भी ज़्यादा अरसा नहीं रह सका तो बातचीत के साथ ये बात करनी चाहिए कि इंतखाबात कब होंगे, सितंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे, और इससे पहले इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को पार्लियामेंट में दोबारा वापस लाया जाए, क्योंकि ये मुल्क के मुफाद में। और जहाँ तक ये है कि ये टाइमिंग जो सारी चीज़ की हुई, उसको लोगों ने माइंड किया कि इमरान खान साहब को की कारकर्दगी इलेक्शंस में एवेल्यूएट होती, इलेक्शंस के अंदर लोगों को, लेकिन कबल अज इंतखाबात उनकी इक़्तिदार से रुखसती हमने 90 की दहाई में देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ऐसा ही सिंपैथी फैक्टर गया, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी गया और अब इमरान खान साहब के पास गया। तो ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। स्ट्रक्चरल इशू ये भी है कि ये कोई हुस्न इत्तफाक नहीं कि हमारा कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका।
इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये क्यों हम बेसब्रेपन का शिकार हो जाते हैं और क्यों एक मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता। और अपोजिशन और हुकूमत जो है वो एक दूसरे के इक़्तिदार में आने के बाद, जो बिल्कुल सही कह रहे थे सलमान साहब, वो बयानात इनहेरिट कर लेते हैं। कल तक जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि नैब आज़ाद इदारा है और अपोजिशन कह रही थी नैब आज़ाद इदारा नहीं, तो कल मैं गुफ्तगू सुन रहा था, अब इस हुकूमत का नैब से कोई गिला नहीं रहा। जो नैब को कह रहे थे हम बंद करेंगे, ये करेंगे, इंसाफ नहीं हो रहा, और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नैब आज़ाद इदारा नहीं, वो झूठे केस बना। तो ये यहाँ पे इक़्तिदार के खेल में हुकूमत के बयानात और होते हैं अपोजिशन के, और जिसका जो रोल होता है वो वैसा स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इस निज़ाम को अब आप देखें कि इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, क्या वो उसी तरह दोबारा इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं जिसमें आलमी ताकतें, मकामी इस्टेब्लिशमेंट है और मईशत जो है वो IMF के ज़रिए। तो ऐसे इक़्तिदार में आप क्या तब्दीली ला सकेंगे, फिर उससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन दे सकेंगे? क्या इक़्तिदार का मकसद सिर्फ वज़ीर आज़म बनना है? तो ये जो सियासी जमातें हैं ये सिर्फ मेरी राय में इक़्तिदार का असूल चाहती हैं, ये इस निज़ाम को बेनकाब भी नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो मोबिलाइजेशन की है उसमें उनका कंटेंट बड़ा पुअर है। वो कंटेंट में इस रिलीजन को यूज कर रहे हैं, नेशनलिज्म को यूज कर रहे हैं, पर वो स्ट्रक्चरल चीज़ों को एक्सपोज भी नहीं कर रहे हैं, उस पर बात भी नहीं करते, उस पर वो खामोश हो जाते हैं। तो वो भी ये चाहते हैं कि मैं लोगों का दबाव, और इसी तरह एक मुलाजमत है, वो आज मुलाजमत कोई है उसकी जगह मैं मुलाजमत इख्तियार कर लूँ, और अपोजिशन भी जो माजी की अपोजिशन है उनकी भी यही सारी एफर्ट थी। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा था, जो मलिक साहब आपने बात की है ना, और ब्रिगेडियर साहब भी उसकी तायद करेंगे, ये जो हर 3 साल के बाद हमारे पेट में मरोड़ उठता है ना तजर्बा करने का, सियासी तजर्बा करने का, इससे बाहर निकले। ये जो हर 3 साल के बाद हमारे यहाँ एक तकलीफ आती है कि जी सिस्टम को बदले, हुकूमत को बदले, इससे आपका एक तसलसल जो है ना निज़ाम का कायम नहीं रहता। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि देखिए, हाँ जी, मेरी राय ये है कि ये बेसब्री है, गैर मुंतखब लोगों की बेसब्री है कि लोग अपने लिए ठीक फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि देखिए अब जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए ना, इससे वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि आप इलेक्शन जो है कितना लंबा लेके चल सकते हैं इस पोलराइजेशन के साथ। मैं आपको बताऊं, ये जो कहा जा रहा है ना, अब शहबाज शरीफ की कोशिश है कि 2023 में जाके मई जून के अंदर जाके इलेक्शंस हों। तो भाई ये जो मामला जो चल रहा है सारा का सारा पोलराइजेशन का, ये रुकने वाला नहीं है। आप इमरान खान को रोक नहीं सकेंगे। तो आपको दोनों को, यानी हुकूमत को और अपोजिशन को बिठा के कहीं ना कोई तस्वीर करके एक अर्ली इलेक्शन की राह निकालनी पड़ेगी ताकि मैंडेट आए और काम इलेक्शन अभी हो या फिर 2023 में हो। जैसे ताहिर मलिक साहब भी कह रहे थे और आप भी जिन खामियों की निशानदही कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर कि कौन जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो हमारे लिए फैसला करते हैं, तो आपको लगता है कि इलेक्शन अभी हो या 2023 में हो ब्रिगेडियर साहब, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा अगर सिस्टम ने वैसे ही रहना है और हर 3 साल के बाद 3.5 साल के बाद हमारे वजीर आजम ने चेंज होते रहना है, फिर हम सभी बैठे होंगे 3.5 साल बाद दोबारा और यही डिबेट कर रहे होंगे? आयशा देखें, एक बात है कि मुझे तो एक समझ नहीं है कि पीडीएम को इतनी जल्दी क्या थी। जिस तेजी से ये पीटीआई का ग्राफ डाउन जा रहा था, और अगर ये 4-5 महीने और रहते तो वैसे ही इनका ग्राफ डाउन हो जाता और पीडीएम को बहुत फायदा रहता। अब जाहिर है कि अगर वो हो गए हैं तो अब यहाँ पर जितना सियासी माहौल गर्म हो रहा है, ये जब तक इलेक्शन नहीं होंगे ये इसी तरह टेम्पो को और ऊपर लेते जाएंगे, जिससे मुल्क में पोलराइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, हुकूमत पे प्रेशर, ये और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा। जैसे भी बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बाकी सियासी लीडर्स, और इवन टू इलेक्शन आई वुड से कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नाउ व्हेन दे फील के हालात ख़राब हो रहे हैं, that to make the seat for the leadership, कहीं ना कहीं ऐसा डिसाइड करें इलेक्शन के लिए कि एक अनाउंस डेट ज़रूर कर दें कि प्लान अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में इलेक्शन होंगे, ताकि दोनों पार्टियों को पता चल जाए, अपने वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए। सही ठीक है सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, और तमाम मेहमानों को और तमाम वालों को चांद रात भी मुबारक और ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जुमेरात के रोज़, ईद के पहले और दूसरे रोज़ शो नहीं होगा, क्लैश। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, ईद अच्छे से मनाइए, अल्लाह हाफ़िज़।